नमस्कार बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 के गद्य खंड में अध्याय 18 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसको लिखा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले हम उनके विषय में थोड़ा सा जानेंगे, फिर पाठ की भूमिका और इसके बाद पाठ के सार पे आएंगे। तो चलते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं द कस्टम इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जो कि 1917 में प्रथम बार प्रकाशित हुई। द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर द शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, thoughts on linguistic states, the problem of the rupee, the evolution of provincial finance in British India, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste, labor and parliament democracy, Buddhism and communism, मूक नायक बहिष्कृत, भारत जनता। हिंदी में इनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनका निधन दिसंबर सन 1956 दिल्ली में हुआ। अगर इंसानों के रूप में जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, फिर वहां से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा था। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुओं के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दासता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दासता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन से आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता, एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों में बराबर साबित करते रहे।
अपने इस प्रायोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए। यहाँ प्रस्तुत पाठ डॉक्टर साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का आच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पाति तोंडक मंडल के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में दिया जाना था, किंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजन की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह भाषण पढ़ा नहीं जा सका। बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में छपवाया। उक्त पुस्तिका के 2 प्रतिनिधि प्रकरण यहाँ प्रस्तुत हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदैव जातिगत भेदभाव का विरोध करते रहे। इसे जड़ से मिटाने की उनकी हार्दिक इच्छा अभी कुछ सीमा तक ही पूरी हुई है। विडंबना की बात तो यह है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता ये तीनों तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यता होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज से में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुंच सके। चलिए पाठ के सार की ओर चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके अंतर्गत समाज में प्रचलित जाति प्रथा को गलत ठहराकर कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन को आवश्यक बताया गया है, क्योंकि जाति के आधार पर श्रम विभाजन करने से व्यक्ति की निजी क्षमता का सदुपयोग नहीं हो पाता। जाति प्रथा एक ओर तो मनुष्य को जीवन भर किसी पेशे के साथ बांध देती है, तो दूसरी ओर यदि कभी भी पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाए तो भूखे मरने के अलावा कोई उपाय नहीं छोड़ती। इस प्रकार का विभाजन मनुष्य में काम के प्रति अरुचि और उसे टालने की प्रवृत्ति का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता है न दिमाग, वहाँ कोई कुशलता जैसे शब्दों का प्रयोग करे या कैसे प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह प्रथा मनुष्य को कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि हिंदू धर्म में अपनी रुचि के अनुसार पेशा न चुनने की आज़ादी बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। जाति प्रथा आर्थिक रूप से भी हानिकारक है। जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से ही जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की सर्वाधिक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। आदर्श समाज की कल्पना करते हुए इसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व को उसका आधार बताया गया है। लेखक के अनुसार समाज को गतिशील होना चाहिए, जो हर प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार कर सके। समाज इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें लोगों में अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। समाज में भाईचारा इस प्रकार का होना चाहिए जैसे दूध और पानी का मिलाप, अर्थात भेदभाव रहित लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाला समाज होना चाहिए। जाति प्रथा वाले समाज में अपना व्यवसाय चुनने की किसी को स्वतंत्रता नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक प्रथा के आधार पर समाज को दासता में जकड़ा जाता है। दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के साथ निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। इसमें वंश, परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार को छोड़कर क्षमता के विकास को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया है।
समाज में यदि हमें अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो हमें सभी को समान अवसर प्रदान करने होंगे। यह राजनीतिज्ञ के लिए भी व्यवहारिक रूप से यही सिद्धांत होना चाहिए। सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिक समान व्यवहार इसलिए नहीं करता क्योंकि इससे वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव हो पाता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ के लिए सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यही मार्ग सही रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। तो इस पाठ में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहा जा रहा है। पूरी तरह से जो समाज में व्याप्त जाति प्रथा है इसको ख़त्म करने की बात कही जा रही है और समाज में जो कर्म प्रथा है वो जातिगत ना होकर व्यक्ति की रुचि के अनुसार होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति अपना उसमें 100% दे सके। तो आशा है कि ये पाठ का सार आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।